भूख की पीड़ा न बदली न खंडहर कंगाल बदला है। भूख की पीड़ा न बदली न खंडहर कंगाल बदला है। महीनों से सड़कों पे सोने वाले ना आदमी का हाल बदला है वही सब कुछ पुराना। सेठ सप्ताह साहूकार, देश की किस्मत न बदली, महज एक साल बदला है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 31 दिसंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पुटअप कर रहा हूं, आप सभी लोग इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने राज्य के राजकोषीय घाटा को 3% तक लाने का, जो राज्य है, स्टेट है, उसकी राजकोषीय घाटा को 3% तक लाने का लक्ष्य कब तक डिसाइड किया है। तो ऑप्शन ए है 2022-23, ऑप्शन बी है 2023-24, ऑप्शन सी है 2024-25 या ऑप्शन डी है 2025-26। सभी लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन मैंने आप सभी का लिया है आज, और ये क्वेश्चन मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि वाई दैनिक जागरण। पहला क्वेश्चन है वाई दैनिक जागरण, दैनिक जागरण ही क्यों, किसी अन्य पेपर्स का न्यूज़ एनालिसिस मैं क्यों नहीं करता हूँ, जनसत्ता है, दैनिक भास्कर है या अन्य पेपर है। तो इसका रीज़न है कि यूपीएससी के कई सारे टॉपर के जब आप इंटरव्यू देखेंगे, जैसे आप निशांत जैन सर का अगर इंटरव्यू आप देखेंगे या गंगा सिंह राजपूत का इंटरव्यू देखेंगे या किसी अन्य यूपीएससी टॉपर जो हिंदी माध्यम से टॉप किए हैं उनका इंटरव्यू देखेंगे, तो सभी ने कहा है कि दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन वो पढ़ते थे। और दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन जो है, राष्ट्रीय संस्करण जो है, वो एड फ्री होता है, इसमें कोई एड नहीं होता है। तो ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रिलेवेंट होता है दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन। दूसरा क्वेश्चन मुझसे ये अक्सर पूछा जाता है कि नोट्स मेकिंग कैसे किया जाए, दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन से कैसे नोट बनाएं ताकि वो नोट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूज़फुल हो सके, मेंस लिखने के समय में, प्रीलिम्स के समय में या इंटरव्यू के समय में वो नोट्स आपका काम दें। तो नोट्स मेकिंग पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, दैनिक जागरण के नोट्स को कैसे बनाएं। और तीसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि किसी टॉपिक को जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो उसको मैं कोरिलेट कर दूँ कि यूपीएससी के किस जीएस पेपर से ये संबंधित है और जीएस पेपर के किस पोर्शन से ये संबंधित है। देखिए, ऐसा मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, उसका रीज़न है कि कोई भी टॉपिक होता है, जब आप ब्रॉडली किसी टॉपिक को एनालिसिस करते हैं तो आपको ज्ञात होता है कि उस टॉपिक को आप कई जगह यूज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण अगर मान लेते हैं टॉपिक मुझे डिस्कस करना है और आज भी एक एडिटोरियल है महिला सशक्तिकरण को लेकर के, तो वो टॉपिक जो है आपके जीएस 1 में भी काम आपको दे सकता है, जीएस पेपर 2 में भी काम दे सकता है, जीएस पेपर 4 में भी काम दे सकता है और साथ ही साथ एसए पेपर में भी काम दे सकता है। तो इसी तरह से एक न्यूज़ को आप मल्टीपल जगह कोरिलेट कर सकते हैं। ये कोरिलेशन की तकनीक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये धीरे धीरे आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि किस तरह से किसी पर्टिकुलर न्यूज़ को, किस तरह से किसी पर्टिकुलर कोड को कहाँ पे यूज करें। जैसे जैसे आप क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे, अगर आप 2023 में दे रहे हैं मेंस या 2023 में यूपीएससी दे रहे हैं, 24 में दे रहे हैं, तो आप लोग प्रयास कीजिए कि प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन लिखने का, मेंस का एक क्वेश्चन लिखिए और लिखते लिखते ये आपको आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि दैनिक जागरण का जो न्यूज़ मैंने पढ़ा है, इस न्यूज़ को मैं कहाँ पे कोरिलेट कर सकता हूँ। दूसरा रीज़न है कि यहाँ पे ना सिर्फ यूपीएससी के लोग बल्कि स्टेट पीसीएस के, बीपीएससी की तैयारी करने वाले भी कई बच्चे देखते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस, राजस्थान पीसीएस या अन्य पीसीएस के भी बच्चे इसे देखते हैं, इसलिए भी मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। और तीसरा रीज़न है कि कई सारे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो लोग भी यहाँ पे देखते हैं। तो इसलिए मैं जो है प्रत्येक क्वेश्चन को टॉपिक वाइज कोरिलेट नहीं करता हूँ, ये मैं जिम्मेदारी आप पे छोड़ता हूँ कि आप लोग उसे टॉपिक वाइज रिलेट करें। आप अगर किसी न्यूज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो आप उसे खुद समझें कि इस न्यूज़ को मैं पर्टिकुलरली कहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है, फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। इस न्यूज़ पे 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने पूरे नागालैंड पे लागू किया अस्फा। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
सबसे पहले इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि अस्फा कानून के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि आखिर अस्फा कानून क्या है, ये कानून क्या है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। दूसरी ये कि 2-3 दिन पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि केंद्र सरकार ने एक समिति बनाया है और ये समिति बेसिकली डिसाइड करेगी कि नागालैंड में अस्फा कानून को कब तक रिमूव कर दिया जाए, कब तक इसे रिमूव कर दिया जाए, कब तक इसे हटा दिया जाए। कुछ दिन पहले समिति बना है, इनफैक्ट इसी माह में दिसंबर महीने में ही एक समिति बना है केंद्र सरकार के द्वारा जो ये डिसाइड करेगी कि केंद्र सरकार कब तक नागालैंड में अस्फा कानून को हटा दे। तो ये दोनों ही पर्सपेक्टिव आपको ज्ञात होना चाहिए। और वर्तमान में जो ये न्यूज़ है कि अस्फा कानून को फिर 6 माह के लिए एक्सटेंड कर दिया सरकार ने 6 महीने के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया, इसे बढ़ा दिया है। तो किसी भी न्यूज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके बैकग्राउंड को आप जरूर पढ़िए, बैकग्राउंड आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं आप कि विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने 6 माह के लिए नागालैंड में अस्फा कानून लागू कर दिया और पूरे राज्य में लागू कर दिया है, तो आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर अस्फा कानून का मतलब क्या होता है और साथ ही साथ ये कानून क्यों इम्प्लीमेंट केंद्र सरकार ने किया है नागालैंड में, ये दोनों ही पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। वनडे एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल में केंद्र सरकार ने किस समिति का गठन किया है, जो समिति ये डिसाइड करेगी कि नागालैंड में अस्फा कानून को कब तक हटा दिया जाए। तो हर एक पर्सपेक्टिव को यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले ये कानून जो है अफ्सा, ये कानून का पूरा फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अस्फा कानून का पूरा मतलब है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, हिंदी में इसे कहते हैं सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून। और ये कानून 1958 में आया था, 1958 में ये कानून आया था और पहले ये एक अध्यादेश के माध्यम से इसे लाया गया, केंद्र सरकार के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया था आर्टिकल 123 के तहत। और कुछ दिन के बाद 3 महीने के बाद इसे पूरा कानूनी जमा पहना दिया गया, यानी संसद में इसे कानून बना दिया गया था 1958। और इसके बाद पूर्वोत्तर भारत में संविधान लागू होने के बाद पूर्वोत्तर राज्य में जो अलगाववाद की समस्या बढ़ रही थी, आतंकवाद की जो समस्या बढ़ रही थी, हिंसा की जो समस्या बढ़ रही थी, इसको देखते हुए पूर्वोत्तर के क्षेत्र में मणिपुर में, असम में इसे लागू किया गया था। 1972 में कुछ संशोधन के बाद लगभग पूर्वोत्तर के हर एक राज्यों में इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया और धीरे धीरे जैसे ही राज्य प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वहाँ से अस्फा कानून को हटाया जा रहा है। जैसे आप देखोगे त्रिपुरा में ये कानून 2015 में रिमूव कर दिया गया था। वर्तमान का न्यूज़ क्या है, वर्तमान का न्यूज़ है कि नागालैंड में 6 महीने के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है और सबसे इम्पॉर्टेंट विवेक जोशी समिति बनाई है सरकार ने, विवेक जोशी समिति सरकार ने बनाई है जो ये डिसाइड करेगी कि इस कानून को कब तक नागालैंड से हटा दिया जाए, कब तक इसे रिमूव कर दिया जाए। वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या स्टेट पीसीएस में ही प्रीलिम्स में निश्चित तौर पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस समिति का गठन केंद्र सरकार ने किया है जो नागालैंड पे अपनी रिपोर्ट देगी या नागालैंड पे अस्फा हटाने को लेकर के अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। तो वो समिति का नाम है विवेक जोशी समिति। बाकी यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस न्यूज़ को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि ये कानून आखिर कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो ये जो कानून बेसिकली होता है इसमें कई सारी शक्तियाँ दिया जाता है सशस्त्र बल को, यानी वो शक्तियाँ दिया जाता है जिसके तहत वो अभियान चला सकता है और अभियान चला कर बिना वारंट के वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। अगर इस दौरान अगर उनसे गोली चलती है तो उस गोली का हिसाब भी उसे देना नहीं पड़ेगा, यानी उस पर इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगेगा, कोई आरोप नहीं लगेगा। तो बेसिकली ये जो कानून है, ये कानून अगर लागू होता है तो कहीं ना कहीं सशस्त्र बल को काफ़ी ज़्यादा पावर मिल जाते हैं। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक न्यूज़ को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि भारत चीन संबंधों को जब आप लिखते हैं तो उसमें इस पॉइंट को जरूर ऐड कर लें कि अरुणाचल प्रदेश में 15 स्थानों के नाम फिर से एक बार बदला है चीन ने। अब देखिए इसके बैकग्राउंड को अगर आप जाएंगे तो बैकग्राउंड में है एक हथेली 5 उंगली का कॉन्सेप्ट। एक हथेली और 5 उंगली का कॉन्सेप्ट, मान लेते हैं कि ये हथेली है और 5 उंगली है, 1 2 3 4 और ये 5। चीन जो है हथेली किसको कहता है, तो चीन हथेली कहता है तिब्बत के क्षेत्र को,
और उंगली किसे कहता है? पहला उंगली चीन के लिए हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा उंगली चीन के लिए हो गया भूटान, तीसरा उंगली चीन के लिए हो गया सिक्किम, चौथा उंगली चीन के लिए हो गया नेपाल और पांचवा उंगली चीन के लिए हो गया लद्दाख। चीन का कहना है कि चूंकि हथेली का क्षेत्र उसका पार्ट है, यानी तिब्बत का क्षेत्र पे चीन का अधिकार है, इसलिए ये जो पांचों उंगली है ये बेसिकली तिब्बत का एक्सटेंडेड पार्ट है और हथेली पे चूंकि उसका अधिकार है इसलिए ये पांचों के क्षेत्र पे भी उसका अधिकार भविष्य में होगा। ऐसा चीन का जितना भी राष्ट्राध्यक्ष है, जितने भी राष्ट्रपति होते हैं, वो अपनी जनता को प्रॉमिस करते हैं कि ये पांचों ही उंगली लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश भविष्य में जब हम मजबूत होंगे तो इस पर हम अपनी कब्जा करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली चीन का, यानी वो अरुणाचल प्रदेश को भी हिस्सा नहीं मानता है भारत का, वो अरुणाचल प्रदेश को भी हिस्सा मानता है कि चीन का ही हिस्सा है, ये तिब्बत का हिस्सा है और इस नाते ये चीन का हिस्सा है। इसी तरह से नेपाल पे भी धीरे धीरे वो अपना अधिग्रहण करना चाहता है कि नेपाल भी कहीं न कहीं तिब्बत का हिस्सा है, इसलिए नेपाल भी चीन का हिस्सा है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ चीन बेसिकली काम करता है। बाकी इसको आप लोग देख सकते हैं। बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात प्रभावित 6 राज्यों को 3063 करोड़ रुपया मदद किया गया है। आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय आपदा फंड के तहत 3063 करोड़ रुपए का मदद किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। भारत में वर्ष 2021 में 126 बाघों की मौत हुई है। अब ये न्यूज़ दिया है किसने? एनटीसीए ने। एनटीसीए क्या होता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एनटीसीए के बारे में बेसिकली हम लोग जानते हैं। एनटीसीए की स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा एनटीसीए की स्थापना किया गया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के तहत आता है। एनटीसीए के जो अध्यक्ष होते हैं वो बेसिकली पर्यावरण मंत्री होते हैं। 2006 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, 2006 में इसकी शुरुआत किया गया था। एनटीसीए का एक सांविधिक निकाय है, वैसा निकाय जिसका संसद के किसी एक्ट के माध्यम से निर्माण किया हो उसे सांविधिक निकाय कहते हैं, जैसे एनटीसीए। एनटीसीए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो संसद की एक एक्ट है उसके माध्यम से इसका निर्माण किया गया है और पर्यावरण मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। कंफ्यूज मत कीजिएगा, पर्यावरण मंत्री एनटीसीए के अध्यक्ष होते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर ये रेगुलेट करती है और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया गया। ये क्वेश्चन भी कई बार वनडे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। बाघ को लेकर के मैं डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगा कि अखिल भारतीय बाघ जनगणना 2018 में हुआ था और उसके तहत बाघों की संख्या वर्तमान में देश में 2967 है। ये नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, 2967 बाघ देश में वर्तमान में है अखिल भारतीय बाघ जनगणना के अनुसार। अगर आप बिहार से हैं, बीपीएससी दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग देखेंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट के हवाला दे बिहार ने केंद्र से विशेष अनुदान की मांग किया है। इसको जरूर आप लोग पढ़िए अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार से संबंधित हैं तो। आर्टिफिशियल जेनेटिक इंजीनियरिंग से वैक्सीन तैयार किया है। तो एक वैक्सीन जो हाल फिलहाल में तैयार किया गया है और वो आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग के माध्यम से किया गया है या आर्टिफिशियल जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से किया गया। और इस वैक्सीन का नाम भी इम्पॉर्टेंट है, इस वैक्सीन का नाम है कोवैक्स। कोवोवैक्स ये वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने तैयार किया है, जो कोरोना की लड़ाई में काफ़ी कारगर सिद्ध हो गई। अच्छा, यहाँ पे जो दोनों न्यूज़ है दोनों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर के मैं डिस्कस करता हूँ। जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर के एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, वहाँ पे मैंने डिटेल से डिस्कस किया था कि आखिर जीएसटी क्षतिपूर्ति का बेसिक इशू क्या है। आज से लगभग 1 वर्ष से भी अधिक समय हो गया उस वीडियो को बनाए हुए, वो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा कि आखिर जीएसटी क्षतिपूर्ति, जीएसटी कंपनसेशन का क्या इशू है। देखिए, जब जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2000
17 में। तो जब जीएसटी लागू किया गया था तो कई सारे राज्य को लेकर के आपत्ति थी, सारे राज्य ने आपत्ति किया था और कई सारे राज्यों को डर था कि उसे जीएसटी अगर इम्प्लीमेंट किया उसने अपने राज्य में तो उसे राजस्व का नुकसान होगा। तो केंद्र सरकार ने उसे प्रॉमिस किया था और केंद्र सरकार ने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर आप जीएसटी इम्प्लीमेंट कीजिए और जीएसटी इम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन जीएसटी इम्प्लीमेंट करने से पहले मान लेते हैं कि आपको 100 रुपये का राजस्व प्राप्त होता था। जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के बाद 114 रुपये का आपको राजस्व प्राप्त नहीं होता है, यानी 14% एक्स्ट्रा राजस्व प्राप्त नहीं होता। तो जितना कम प्राप्त होगा उसकी पूर्ति हम करेंगे। यानी मान लेते हैं कि एक बिहार सरकार ने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया। बिहार सरकार को जीएसटी इम्प्लीमेंट करने से पहले 100 रुपये का राजस्व प्राप्त होता था। बिहार सरकार ने जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के बाद मान लेते हैं कि बिहार सरकार को नेक्स्ट ईयर 105 रुपये का जीएसटी प्राप्त हुआ है। तो जीएसटी से पहले 100 रुपये का राजस्व प्राप्त होता था, जीएसटी के बाद 105 रुपये का राजस्व प्राप्त होता था। प्राप्त कितना होना चाहिए? 114 प्राप्त होना चाहिए। तो ये गैप कितना है? ये 9 रुपये का गैप है। तो ये गैप की पूर्ति करेगी केंद्र सरकार। इसी को कहा गया जीएसटी कंपनसेशन। ये साधारण शब्दों में मैंने डिस्कस किया आपके साथ। इसको लेकर के एक डिटेल्स वीडियो मैंने बनाया था। जीएसटी कंपनसेशन के इशू को हमने डिस्कस किया था और मैंने कहा भी था कि ये इशू एक दिन नहीं चलेगा, ये इशू लंबे समय तक चलेगा। जीएसटी कंपनसेशन का इशू लंबे समय तक चलेगा, इसलिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं इसे पोस्ट कर दूंगा। देखिए, कल ही इस टॉपिक पे हमने डिस्कस किया। था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था और 86 में आने के बाद 2019 में उसमें अमेंडमेंट किया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में आया था। 2019 में उसमें अमेंडमेंट किया गया था। अब बेसिकली प्रोविज़न क्या किया गया था? बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको। प्रोविज़न ये किया गया था कि उपभोक्ता कोर्ट को लेकर के 3 तरह के अधिकार क्षेत्र था। एक तो जिला आयोग था, एक राज्य आयोग था, एक राष्ट्रीय आयोग था। तो जिला लेवल पे जो आयोग था वो बेसिकली 1 करोड़ रुपए तक के मैटर को सुन सकता था। अब क्या किया गया है? इसे घटा करके कर दिया गया 50 लाख रुपया। जिला स्तर का जो भी मैटर होगा वो 50 लाख तक के मैटर को सुनेगा। उसके बाद राज्य स्तर का जो भी आयोग होगा, पहले 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक के मैटर सुनती थी, अब 50 लाख रुपए से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक के मैटर सुनेगी राज्य स्तर के आयोग। और केंद्र स्तर के आयोग यानी राष्ट्रीय स्तर के आयोग जो है, पहले 10 करोड़ से ऊपर का मामला सुनती थी, अब 2 करोड़ से ऊपर का मामला सुनेगी केंद्र स्तर के आयोग या राष्ट्रीय स्तर के आयोग। अच्छा, इस तरह के जब भी चेंज करता तब तक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे याद आ रहा है कि 65th बीपीएससी का जो मेंस हुआ था, उस मेंस में एक क्वेश्चन था एमएसएमई की नई परिभाषा को लेकर के। एमएसएमई ने अपनी नई परिभाषा में इसी तरह का कुछ चेंज किया था, तो डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया था। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछ दे या मेंस में भी क्वेश्चन पूछ दें। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब क्या किया गया है कि जिला आयोग जो होगा, जिला स्तर का जो आयोग होगा, वो बेसिकली 50 लाख रुपए तक के मैटर को सुनेगी। राज्य स्तर का जो आयोग होगा वो 50 लाख से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक के मैटर को सुनेगी और राष्ट्रीय स्तर का जो आयोग होगा वो 2 करोड़ से अधिक की मैटर को सुनेगी। ये चेंज किया गया। बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। लुधियाना में 5 माह बाद फिर शुरू हुआ अडानी लॉजिस्टिक्स पार्क। लुधियाना में एक बार फिर से अडानी लॉजिस्टिक्स पार्क शुरू हुआ है। इसको बंद क्यों कर दिया गया था? क्योंकि किसानों का डायरेक्ट मूवमेंट चल रहा था, आंदोलन चल रहा था और उसके कारण इसे बंद किया गया था। अब इसे फिर शुरू किया गया। देखिए, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल हेल्थ कार्ड, संपूर्ण मरीज की जो कुंडली होगी, स्वास्थ्य कुंडली होगी, उसकी पूरा रिपोर्ट होगा उसमें। यानी जिस तरह से आपके पास आधार कार्ड होता है उसी तरह से आपका डिजिटल हेल्थ कार्ड होगा और डिजिटल हेल्थ कार्ड के माध्यम से आपका जो भी डाटा है, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी डाटा अभी तक आपने जिस डॉक्टर से दिखाया, जिस डॉक्टर ने क्या क्या रिकमेंडेशन आपको किया, आपने किसी पैथोलॉजी में दिखाया उसने क्या क्या रिकमेंडेशन किया, वो सारे स्वास्थ्य का आपका समराइज होगा एक जगह। तो इसलिए क्या होगा कि डॉक्टरों को देखने में आसानी होगी कि आपको
पहले क्या प्रॉब्लम थी, अभी क्या प्रॉब्लम है, तो ये डॉक्टर एक्सेस आपको आराम से कर पाएंगे। नए साल को सार्थक बनाने की चुनौती 2000। अच्छा, इस एडिटोरियल को आप लोग खुद से पढ़िएगा। हमारे देश के मरहूम CDS जनरल रावत ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले कि चीन जो है हमारा दुश्मन नंबर 1 है, हमें चीन को ध्यान में रख के काम करने की ज़रूरत है। और इसमें वही कुछ कंपेयर किया गया, जैसे चीन का रक्षा बजट जो है 209 अरब डॉलर का है। कल हमने डिस्कस किया था अमेरिका का रक्षा बजट 777 अरब डॉलर का है। भारत का रक्षा बजट महज 50 अरब डॉलर का है। तो ऐसे कंडीशन में हमें रक्षा के सेक्टर में अधिक खर्च करने की जरूरत है। इसी की चर्चा किया गया है इस एडिटोरियल में। बदलाव की दिशा में एक नया अध्याय शुरू, इसको आप लोग खुद से पढ़ेंगे। बेसिकली संबंधित किससे है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005, पाँचवीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ था, उसमें कहा गया था कि अभी जो है महिलाओं की संख्या 1000 पुरुष पे 1020 हो चुकी है। ये भी पहली बार ऐसा कहा गया किसी रिपोर्ट में कि महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक हो गई है देश में, राइट। तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है कि आखिर महिलाओं की संख्या जो अधिक हुई है उसमें क्या चीज़ की भूमिका है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एडिटोरियल पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पॉइंट। भ्रूण हत्या के संबंध में देखिए, ये जो पॉइंट है भ्रूण हत्या के संबंध में अमर्त्य सेन ने 1990 में इसे मिसिंग वुमेन कहा था। मिसिंग वुमेन शब्द का प्रयोग किया था अमर्त्य सेन। देखिए, ये जो वर्ड है मिसिंग वुमेन, इस वर्ड का प्रयोग किया था भ्रूण हत्या के संबंध में अमर्त्य सेन ने 1990 के दशक में। ये सब वर्ड आपको कहीं किसी मैगजीन में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एडिटोरियल में मिलता है। इसलिए एडिटोरियल को पढ़ने की आवश्यकता है कि आखिर इस तरह का कुछ पॉइंट आपको कभी लिखना हो। जैसे मान लेते हैं कि जब कोई आंसर राइटर जो चेक करता है आपके कॉपी को, मेंस का कॉपी चेक करेगा, तो इस तरह का वर्ड अगर उसे मिल जाएगा तो उसे मज़ा आ जाएगा पढ़ने में कि मिसिंग वुमेन शब्द का प्रयोग आपने किया है अमर्त्य सेन को कोट करते हुए। और इस तरह का कोटेशन कभी मान लीजिए महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की जो नेगेटिव है पॉइंट है उसको लिख रहे हैं अगर आप, या देश में महिला उत्पीड़न को लेकर लिख रहे हैं आप, तो उसमें अगर इसको कोटेशन को आपने प्रयोग कर दिया तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें देखना चाहता है एक जो एग्जामिनी होता है, जो एग्जाम आपके क्वेश्चन जांच करता है, जो प्रोफेसर होते हैं, उस तरह का शब्द देखना चाहता है कि इस तरह का शब्द आपने प्रयोग किया है कि नहीं। अगर आपने प्रयोग कर दिया तो आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स होगा, और इसलिए एडिटोरियल पढ़ने की आवश्यकता है। इस तरह का वर्ड कहीं किसी मैगजीन में नहीं आपको मिलेगा। इसको आप छोड़ भी सकते हैं। देखिए, वनडे एग्जाम के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 व्यक्ति का नाम आप लोग पक्का याद रखेंगे। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला एक दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी में, और नमिता गोखले को इंग्लिश में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है 2021 के लिए। ये भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 भारतवंशियों को ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान दिया जा रहा है। एक तो नाम है डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणन का, दूसरा है बाबा सिंह ढिल्लो या नवजीत सिंह ढिल्लो का, और तीसरा है बाल रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट का। ये तीनों को ही कनाडा का जो सम्मान है ऑर्डर ऑफ कनाडा सम्मान, ये सम्मानित किया जा रहा है। तीनों ही कनाडा के निवासी हैं और भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ये न्यूज़ भी लगातार मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि पाकिस्तान को गेहूं पहुंचाने पे भारत और पाकिस्तान में सहमति हो गई। अफगानिस्तान पे गेहूं हमें पहुंचाना है, हमें पाकिस्तान रास्ता नहीं दे रहा था, तो अब एक सहमति बन चुकी है भारत और पाकिस्तान के बीच में कि अफगानिस्तान को गेहूं पहुंचाने के लिए पाकिस्तान रास्ता दे। देखिए, इतना ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट था। डेली आपको जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। डेली जो न्यूज़ मैं टिक कर देता हूँ एटलीस्ट उसको पढ़ लीजिए, या धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग खुद क्लियर हो जाएगी कि किस न्यूज़ को पढ़ना है, किस न्यूज़ को छोड़ना। प्रत्येक दिन प्रत्येक न्यूज़ के प्रत्येक पेपर को या प्रत्येक न्यूज़ को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको पढ़ें, बाकी उसको छोड़ सकते हैं। जैसे इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं, ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है।
चलिए क्वेश्चन पे रिटर्न होते हैं, लेकिन एक चर्चा मुझे और आपके साथ करना था। हालांकि वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मुझे आपके साथ चर्चा करना है इस न्यूज़ के बारे में। महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाला कालीचरण खजुराहो से गिरफ्तार। देखिए, एक फैशन से चल गया है कि कई सारे लोग गांधी जी को गाली देते हैं, मुझे काफ़ी ख़राब लगता है। पर्सनली हमारे देश के राष्ट्रपिता को इस तरह का गाली नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जितना आप गांधी के बारे में कम जानोगे उतना लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा जान रहा हूँ। आपने गांधी को अगर पढ़ना शुरू किया है और गांधी के बारे में जितना आप कम जानते हैं उतना आपको लगता है कि गांधी के बारे में मैं बहुत जानता हूँ। लेकिन जितना आप गांधी को जानना शुरू कर देंगे, जितना गांधी को जानना शुरू कर देंगे उतना आपको लगेगा कि गांधी के बारे में मैं कम जानता हूँ। तो इसलिए गांधी के बारे में पढ़िए, गांधी जी के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, हमारे देश के कर्ता धर्ता रहे हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा, गांधी जी की इम्पोर्टेंस क्यों है, मैं पर्सनली 2 मिनट का समय लेकर के डिस्कस थोड़ा करना चाहता हूँ। गांधी जी महान व्यक्ति क्यों थे? ऐसा नहीं कि जन्मजात वो महान व्यक्ति थे, ऐसा नहीं कि जन्मजात वो इंटेलिजेंस थे, ऐसा नहीं। गांधी जी ना तो सुभाष चंद्र बोस की तरह इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, बिल्कुल नहीं। ना ही वो हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनकी तरह इंटेलिजेंट थे, बिल्कुल नहीं। और ना ही वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह इंटेलिजेंट थे, ऐसा नहीं है। गांधी जी कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं थे, बल्कि गांधी जी इंटेलिजेंट जन्मजात पैदा नहीं हुए, गांधी जी इंटेलिजेंट धीरे धीरे जाकर बने हैं। गांधी जी ने अपने एक्सपेरिमेंट किया, सत्य के साथ अपने प्रयोग, जब उसका आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि गांधी जी एक साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने असाधारण काम किया। गांधी जी एक बिल्कुल कॉमन मैन थे, एक साधारण व्यक्ति थे जिन्होंने असाधारण काम किया है और सीखते सीखते किया। गांधी जी का जो भी सत्याग्रह का आप टेक्निक देखोगे तो वो टेक्निक जो है कहीं ना कहीं किसी बुक को उन्होंने पढ़ा और बुक को पढ़ करके उस टेक्निक को वो सीखे और उस टेक्निक को बाद में जाकर के इम्प्लीमेंट किया। जैसे असहयोग का जो उनका कॉन्सेप्ट था या सविनय अवज्ञा का जो उनका कॉन्सेप्ट था, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को किसी बुक को पर्टिकुलरली पढ़ के उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और बाद में उस कॉन्सेप्ट को जाकर के इम्प्लीमेंट किया। तो गांधी के बारे में मैं सिंपली इतना कह सकता हूँ आपको कि गांधी जी एक साधारण व्यक्ति थे, एक कॉमन मैन थे, हमारे और आपकी तरह व्यक्ति थे। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट वो नहीं थे, लेकिन हाँ, गांधी जी ने एक साधारण व्यक्ति रहते हुए भी एक असाधारण काम किया। और गांधी की इम्पोर्टेंस तो इतना है कि आज आपके पास यानी भारत का जो सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा आधार स्तंभ गांधी माना जाता है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी भारत की है, उसका सबसे बड़ा आधार स्तंभ गांधी है, क्योंकि गांधी को 150 देशों में गांधी को माना जाता है। अमेरिका को ले लो, अमेरिका का जो मूवमेंट चलाया था, मैं नाम एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, देखो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अमेरिका का जो मूवमेंट चला था अश्वेत मूवमेंट, वो गांधीवादी मूवमेंट था। दक्षिण अफ्रीका का अगर आप मूवमेंट देखोगे नेशनल मंडेला का, वो गांधीवादी मूवमेंट था। विश्व में कई सारे देशों में अगर आप देखोगे तो गांधीवादी मूवमेंट को अपनाया गया। इसलिए गांधी जी की आज वो लोग भी मानते हैं, विश्व के देश के लोग गांधी जी को मानते हैं। तो गांधी जी हमारे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के सबसे बड़े आधार स्तंभ है। कहीं भी अगर आप जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो कहीं ना कहीं अगर गांधी जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उस देश की, तो उसकी चर्चा जरूर करते हैं। तो इसलिए गांधी जी को गलत समझना बंद कीजिए, गांधी जी को आप लोग पढ़िए। जितना आप गांधी के बारे में पढ़ेंगे उतना आपको लगेगा कि मैं कम पढ़ा हूँ, उतना मैं कम जानता हूँ। चलते हैं, मैं क्वेश्चन पे अब चलता हूँ। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि केंद्र सरकार ने केंद्र की राजकोषीय घाटा को 4.5% लाने का कब टारगेट लिया है। तो केंद्र की जो राजकोषीय घाटा उसे 4.5% तक लाने का टारगेट था 2025-26, लेकिन राज्यों का जो राजस्व घाटा था उसे 3% लाने का टारगेट है वो 2023-24। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2023-24। केंद्र सरकार ने राज्यों के राजकोषीय घाटा को 2023-24 तक 3% लाने का लक्ष्य रखा है और केंद्र सरकार ने अपनी राजकोषीय घाटा को 4.5% लाने का लक्ष्य 2025-26 तक रखा है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2023-24। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।